ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आज का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक करूंगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट में ही बहुत सारा एडवांस पार्ट है। आप लोगों के एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड काफ़ी सारा मैटर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आप फाउंडेशंस में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, हर एक के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आप जो भी सी ए सी एस एंड सी एम ए तीनों में कॉन्ट्रैक्ट बहुत वाइटल है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक बात ही आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वहां से मतलब हर एक तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिटी है उसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट जिसका क्लियर है उसका पार्टनरशिप भी बहुत क्लियर हो जाता है, स्पेशली सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ध्यान ध्यान से करने से सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी एटलीस्ट 30% कवर हो जाता है। ओके দাদা, हाँ बोलो। বলছি আমাদের কন্ট্রাক্টে মানে তাও কত মানে মার্কস থাকে কন্ট্রাক্ট থেকে? তো ওদের প্রায় 15 to 20 মার্কস থাকে ইন্টারমিডিয়েটে। 20 মার্কস থাকে খালি কন্ট্রাক্টের উপরে? हाँ বাবা। ओके, वेटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, जिसका जैसा है मैं सबके साथ वेटेज शेयर कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, किस चैप्टर से कितना क्या मार्क्सेस वगैरह आता है नहीं आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट में बार बार बोल रहा हूँ, लॉ का मतलब लॉ का पिलर है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉ का पिलर है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको एकदम हल्का से नहीं लेना है। चाहे मार्क्स कम हो ज्यादा हो, ऐसे ज्यादा ही आता है, इंटरमीडिएट में भी ज्यादा आता है, फाउंडेशन में तो भर भर के कॉन्ट्रैक्ट से ही क्वेश्चन करता है। तो पिलर है ये लॉ का, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना। और जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट समझ गया ना, वो जानो कि लॉ का मतलब पूरा बेस उसके दिल और दिमाग में छा गया। ठीक है, तो इसको एकदम नजरअंदाज नहीं करना है। सबको बोल रहा हूँ, जो लोग पहले कोई कोई पढ़े भी है उनको भी बोल रहा हूँ, जिनका रिविजन क्लास चल रहा है उनके लिए भी मेरा सेम ही होगा, और जो लोग स्टार्ट कर रहा है उनके लिए भी। ओके, आगे नो बातें। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ ओके, अच्छा थोड़ा बताना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोगों के साथ? हाँ सर। ओके হ্যাঁ এটা হচ্ছে। ओके ठीक है। अच्छा देखो, मैं बेसिक जो भी जिसका छूटा हुआ मैं पहले ही बोल दिया कि आप लोगों को जो ओल्ड वीडियोस है वहां से देख लेना, और जिसको समझ में नहीं आएगा मेरे को पूछना, मैं बता दूंगा कौन सा वीडियो है। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर लूंगा आप लोगों से। फिलहाल मैं बस थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आज डिस्कशंस करने वाले हैं। आज मेनली ये डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ एकदम बेसिक बातें था, ये सब मैंने हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो जैसे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग एक बार वीडियो देख लो, कुछ भी सवाल हो क्लास में पूछो, लाइव क्लास में। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ना बुनियाद है। बुनियाद समझते हो, प्राइमरी है, ये सब चीज़ एकदम प्राइमरी है। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर समझते हो, अगर कोई बच्चा ABCD या अ नहीं जानेगा, ठीक है, ABCD या अ, ये हिंदी का अ है, ये बंगाल का अ है, ठीक है, आ, ठीक है, ये बंगाल का ऐसा है। ठीक है, तो अगर आ नहीं जानेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का ABCD अ वा हस्से दीर्घई है। ठीक है, तो प्लीज़ बात पे ध्यान देना, तो प्लीज़ इसमें बड़ा इंटरेस्ट के साथ रखना। और क्या बातें था,
ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल ऑफ ए प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस में लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें हम लोगों ने डिस्कस क्लास में कर चुके हैं, जिसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। आज मैं बात करूंगा थोड़ा हटके टॉपिक में, कि ये टॉपिक ऐसा है रिवोकेशन, ठीक है। आता हूं मैं आप लोगों के सामने, रिवोकेशन में बात होगा। जिनके पास ये सॉफ्ट कॉपी नहीं है मैं उनको ये सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। मतलब जो मैट से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मैट भी प्रोवाइड कर देंगे। मतलब मैं बात करना चाहता था कि ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, नहीं होता है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हो ही जाता है कि ये है ऑफर, ये है एक्सेप्टेंस। मतलब बेसिकली एक छोटा बात कर लो आप लोगों से साथ, एक छोटा सा मैटर है कि ऑफर एक्सेप्टेंस क्या करते हैं हम लोग। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में जब बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक बात आप लोग सबको बार बार याद दिलाता हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये दोनों चीज क्या है? ऑफर मतलब जो सिंपल है ना, जैसे कि मतलब एक सिंपल सा बात करता हूँ, जैसे स्टूडेंट लाइफ में आप लोग बड़ा देखते हो प्रपोजल, ठीक है। प्रपोज तो किसी ने, कोई किसी को करने के लिए सोच भी रहा है आजकल, और मतलब आप लोगों से बोल रहा हूँ, और कोई किसी को प्रपोज ऑलरेडी कर चुका। तो सिंपल बात है कि चाहे बात गर्ल्स एंड बॉयज का हो या मैन वोमेन का हो, ठीक है, प्रपोज करते हैं तो जो प्रपोज कर रहे हैं वो बेसिकली ऑफर कर रहा है, ठीक है। जो प्रपोज कर रहा है वो ऑफर कर रहा है, और उल्टा साइड में कोई होगा जो एक्सेप्ट करेगा, चाहे लड़का लड़की को करे या लड़की लड़का को करे। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब हो जाता है ना, तब उसको क्या कहते हैं जानते हैं? उसको कहते हैं एग्रीमेंट। सिंपल सा बात है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो जाता है लॉ द्वारा, जब एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो जाता है बाय लॉ, तब वो क्या बन जाएगा? तब वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लॉ जब उस पर्टिकुलर मैटर को बांध देता है तब वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे लड़का लड़की को पसंद किया, सिंपल बात, एकदम सबको कनेक्ट करेगा तो इजी होगा समझने में, इसलिए बोल रहा हूँ। बिजनेस का बात है, ये लॉ जो है ये बिजनेस लॉ है, लेकिन फिर भी ये सोशल मैटर्स पे भी बातें करते हैं, क्योंकि सोसाइटी के लिए ही बिजनेस होता है, सोसाइटी के लिए ही बिजनेस बनाया गया है। तो सोसाइटी को छोड़ के हम बात समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सोशल मैटर पे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस में भी अगर हम बात करें, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, और ऑफर एक्सेप्टेंस लीगली बाइंडिंग कैसे हो जाता है? सिंपल, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से। आजकल भरोसा नहीं है किसी को, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे इंडिया का जो प्राचीन सिस्टम है उसमें मैरिज को कभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना करता है। हम लोग का भारतीय संस्कृति शादी को कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता था, क्योंकि शादी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना तो ये भी बिजनेस जैसा बात, लेकिन आजकल इसको भी बिजनेस के तौर पे देखा जाता है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ये क्या सबको सबको मेरा आवाज कट के आ रहा है? ना रौनक तू रीजॉइन कर, रीजॉइन कर, कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएशन होगा, कुछ नेटवर्क বুঝতে পারছি না কি বলছো, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবে কি বলছো? আমি বলছি, হ্যালো, ওয়েট আমি বলছি, ওয়েট। ये म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो। किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लो प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज रिकॉर्डिंग को खराब कर देगा। हेलो, आदित्य, कौन बैकग्राउंड में इतना बातें कर रहे हैं? प्लीज म्यूट करो ना। कौन अनम्यूट है रे? म्यूट करके रखो प्लीज, बैकग्राउंड में जो नॉइज है ना वो रिकॉर्डिंग को खराब करेगा, प्लीज बात समझो।
और थोड़ा कोशिश करो कि थोड़ा क्वाइट प्लेस में जाके क्लास करे, ताकि बैकग्राउंड नॉइज भी ना हो, आप लोग क्वेश्चन भी कर सको। ये सब कुछ बेसिक चीज ऑनलाइन क्लास में हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ नहीं। बाद में अगर किसी का कुछ नेटवर्क के कारण अगर प्रॉब्लम भी हो जाता है ना, तो बाद में रिकॉर्डिंग में भी उसको वो जगह मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा छोटा मैटर प्लीज फोकस करो। ओके, चलो जो बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि मैरिज भी इंडिया में आजकल कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया, क्योंकि भरोसा नहीं है। मतलब जो सोशल मतलब ना पहले नॉर्मली नहीं होता था, लेकिन आजकल मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया, तो वही बात था। लेकिन अभी आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं होना है, या फिर हो गया था। आज रिवोकेशन में बात करेंगे। रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोक मतलब कैंसिल, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे नहीं, आज कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तोड़ देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उसको भी कैंसिल कर देंगे। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने का काम करेंगे। आज ये सीखेंगे कि कब किस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, किसके पास हक है कि ऑफर करके कैंसिल करने का, कब हक है कि कैंसिल वो कर सकता है। ये सब मैटर आज जानेंगे, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पहले दो चार बात इसमें देख लेते हैं कि लॉ क्या बताते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे। थोड़ा हटके बात है, थोड़ा ध्यान से देखना। Revocation of offer and acceptance is there a specific requirement? If there are specific requirement governing the making of an offer and the acceptance of that offer, we also have specific law governing their revocation. अगर कोई ऑफर बन सकता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के कारण, अगर जरूरत पड़े तो उसको रिवोक भी किया जाता है, मतलब जरूरत पड़ने से उसको कैंसिल भी किया जाता है। कब, क्यों, कैसे, यही जानना है कि रिवोकेशन कैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल और इट्स एक्सेप्टेंस, या तो ऑफर मतलब प्रपोजल का ही दूसरा नाम है, या फिर उसका एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है कंप्लीटली। फर्स्ट पॉइंट, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, and second point, as against the person to whom it is made. When it is put into course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it, and when it comes to his knowledge. मतलब दो पार्ट है यहाँ पर। एक रिवोकेशन फर्स्ट, कब हम लोग किसी का कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर या एक्सेप्टेंस उठा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब when it is put into course of transmission to the person to whom it is made, मतलब जिसको तुम ऑफर कर रहे हो, so as to be out of the power of the person who makes it, मतलब ये हो सकता है कि जो ये ऑफर कर रहा था उसका पावर के बियॉन्ड चला गया, जो ऑफर कर रहा था वो आउट ऑफ पावर हो गया, उसके पास अभी वो पावर ऑफ अटॉर्नी है नहीं, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिवॉक करेगा। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जिसके अगेंस्ट में ये ऑफर को विथड्रॉल किया जा रहा है, उसको कब पता चलेगा कि रिवोक हुआ है, जब उसके नॉलेज में आएगा। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या हो रहा है। लॉ में जब तक एग्जांपल ना पढ़ो ना, तो समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। देखो आज बहुत अच्छी चीज जानेंगे। इफ यू रिवोक योर प्रपोजल मेड टू मी बाय अ टेलीग्राम, ठीक है, तुम अपना प्रपोजल, तुम किसी को कुछ प्रपोजल कर रहे थे, लेकिन तुम अपना प्रपोजल को रिवोक कर रहे हो, मतलब पहले तुम प्रपोजल कर दिए थे, मतलब पहले तुम किसी को बोल दिए थे कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन अब तुम प्रपोजल को रिवोक कर रहे हो बाय अ टेलीग्राम। कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया होगा। द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट एज फार एज यू कंसर्न व्हेन यू हैव डिस्पैच द टेलीग्राम। जैसे ही तुमने टेलीग्राम ने उनको बता दिया, जैसे वो एक गाना था ना, कबूतर जा 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 पहली प्यार की पहली चिट्ठी, ठीक है, तो यही वैसा वाला केस है। कबूतर की जगह टेलीग्राम आ गया कि वो पहले प्यार की पहली चिट्ठी तो ऑलरेडी प्यार का इजहार हो चुका था, अब दूसरा बार कबूतर जा रहा है, ठीक है। कबूतर आप लोग समझते हो ना, हाँ, पीजियन को बोलते हैं ना कबूतर। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है। कबूतर, टेलीग्राम यहाँ पर कबूतर का काम कर रहा है। क्या हुआ सबको, क्या कबूतर समझाने के लिए लगे हो क्या? कुछ सवाल? अरे बाप रे, कौन अनम्यूट कर दिया फिर से?
अरे म्यूट करो, जब सवाल होगा मैं ले लूंगा सवाल। तो जो भी हो, तो ये कबूतर जा रहा है कि वो पहली प्यार की चिट्ठी को कैंसिल करने जा रहा है कि हमको प्यार नहीं है, ठीक है। तो कैसे कैंसिल कर रहा है? when you have dispatched the telegram but as far as I am concerned it will be complete only when I receive the telegram, है ना। जब आप टेलीग्राम भेज दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो रिवोक हो गया, जिसके पास पहुंच रहा है एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge। मतलब अगर ए बी को टेलीग्राम सेंड कर रहा है तो ए ने जब टेलीग्राम सेंड कर दिया तो ए सोच रहा है मैंने रिवोक कर दिया, मैंने तो ना बोल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है क्या बी के पास टेलीग्राम पहुंचा? ये भी तो डिपेंड करता है। जब तक ये दोनों इशू कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम नहीं बोलेंगे कि रिवोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है? मतलब दोनों साइड में कंप्लीट कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। देखो इसी पॉइंट पे अगला बात देखो, अगला पॉइंट देखो, एज रिगार्ड्स रिवोकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस, जब तक रिवोकेशंस का एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता, जैसे ए ने बी को जब बताया कि भाई हम लोगों के बीच में जो संबंध हुआ था ये आगे नहीं हो सकता, तो ए जब बी को ये एक्सेप्टेंस, मतलब ये जा रहा है रिवोकेशन उसके पास जा रहा है, तो उसका एक्सेप्टेंस बी के पास होना चाहिए। जब तक बी के पास वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आई कैन रिवोक माई एक्सेप्टेंस of your offer by a telegram. This revocation of acceptance by me will be complete when I dispatch the telegram, and against you it will be complete when it reaches you। तभी complete होगा जब आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। इस पे मैं आप लोगों के सामने एक पॉलिटिकल बातें करता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल या बिजनेस रिलेटेड मैटर में ही बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यही सब है जो आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा आपके करियर में। तो एक पॉलिटिकल मैटर है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, एकदम रिसेंट मुद्दा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एकदम रिसेंट मुद्दा है रिवोकेशंस के ऊपर। देखो एकदम हॉट टॉपिक है आज के डेट का, ठीक है। टॉपिक क्या है? रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये एकदम हाल ही में हुआ है। क्या हुआ है? On 5th August 2019, देखो एकदम हाईलाइट किया गया है, on 5th August 2019 the government of India revoked the special status or limited autonomy granted under Article 370 of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir, a region administered by India as a state which consists of the larger part of Kashmir, which has been the subject of dispute among India, Pakistan and China since 1947। ये जो रिवोकेशन है, ये क्या है रिवोकेशन? मतलब इतना दिन तक कश्मीरी पीपल्स, मतलब कश्मीर में जो लोग रहते हैं, पूरा का पूरा, ये मैप देख पा रहे हो आप लोग? देखो साइड में एक मैप है, आप लोग बड़ा करके देखो थोड़ा सा। यहाँ पर ये एक एरिया है, देखो ये एरिया है, इसको ये पीओके का एरिया है। आई होप आप लोग समझ जाओगे। ये चाइना ऑक्युपाइड है, ये चाइना का ऑक्युपाइड है, और ये जो येलो पार्ट है ना, ये इंडिया का ऑक्युपाइड है। इंडिया का ऑक्युपाई तो बोलना नहीं चाहिए, इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, ये इंडिया का ही है। लेकिन ये इंडिया का हिस्सा, ये जो ऊपर वाला ग्रीन एरिया है ना, और साथ में ये हिस्सा भी इंडिया का था, मतलब पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का है। ये एक एरिया है जो हमें लाइन ड्रॉ किया, ये इसको क्या कहते हैं जानते हो? आजाद कश्मीर। ये अलग हो गया आजाद कश्मीर, और ये पाकिस्तान के अंडर में चलता है। मतलब यहाँ यही एरिया है जहां से आतंकवाद फैलाता है कश्मीर पे, मतलब पाकिस्तानी। अब प्रॉब्लम क्या है? हम कश्मीर इशू पे एकदम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बट फिलहाल मैं इतना समझाना चाहता हूं, यहाँ पर और एक हिस्सा है। हिस्सा क्या है? इंडिया का ये जो हिस्सा है, इस पे इंडिया का ये जो पार्ट है ना, ये है इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर पार्ट, जिसका नाम अभी चेंज करके कर दिया गया जम्मू। और ये जो पार्ट है ना, इसका नाम है लद्दाख। इसी को लेके चाइना के साथ प्रॉब्लम है। ये जो एरिया देख पा रहे हो आप लोग, ये एरिया चाइना ये अपने अंदर ले लिया 1962 वार में। 1962 में चाइना के साथ इंडिया का वार हुआ था, सिनो इन द वार। उसमें चाइना जीता था, चाइना विन हुआ था, और चाइना इंडियन का जो कश्मीर का ये पार्ट है ये ले लिया। और ये तो पाकिस्तान जंगी भेज के वो अलग अलग इंडियन मुजाहिदीन
हाँ, ये मुजाहिदीन ये सब को सेंड कर करके ये पूरा का पूरा एरिया टेररिस्ट के हवाले कर दिया। अब इंडिया का जो कश्मीर है वो तो इंडिया से हटा पूरा का पूरा, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया इंडिया से छीन लिया गया। तो जो भी हो, अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक मतलब रिलीजियंस का कुछ केसेस है, मुस्लिम मेजोरिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लोग प्रॉपरली तो चाहते नहीं कि वो पाकिस्तान का पार्ट हो जाए, लेकिन इसको लेके थोड़ा मतलब डिस्प्यूट ये हो गया कि पाकिस्तान बोलता है मेरा, इंडिया बोलता है मेरा। तो इसलिए 47 के टाइम पे, मैं आपको बस छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ कि 1947 के टाइम पे ये पूरा कश्मीर इंडिया का ही पार्ट बना था, लेकिन पाकिस्तान क्लेम के कारण, स्पेशली पाकिस्तान क्लेम, चाइना बाद में आया एंट्री, स्पेशली पाकिस्तान क्लेम के कारण यहाँ पर एक बात हुआ था कि कश्मीर को लेके प्रॉब्लम, फिर इंडिया कश्मीर को छोड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान इसको जबरदस्ती लेने के लिए आ गया। फिर इंडिया, वहां का जो राजा थे उस टाइम पे हरी सिंह, वो इंडिया गवर्नमेंट से मदद मांगा और फिर इसको फिर से इंडिया का पार्ट बना, मतलब इंडिया का जो मिलिट्री है वो इंडियन आर्मी उसको हैंडल करने के लिए पहुंचा। और इंडियन आर्मी जब से हैंडल करने के लिए पहुंचा तब कश्मीरी को एक सुविधा दिया गया था। क्या ऑफर किया गया कि भाई सोशल लॉ तुम्हारा, फ्लैग तुम्हारा। आप लोग समझ पा रहे हो ना? सोशल कस्टम्स एंड लॉ जो है वो कश्मीर का अपना चलेगा और कश्मीर का जो फ्लैग है वो भी कश्मीर का अपना चलेगा, लेकिन वो इंडिया का जो आर्मी है उसके थ्रू से एडमिनिस्ट्रेट रहेगा, इसीलिए वो इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर कहा जाता था। मतलब ये कश्मीरी को ऑफर था उस टाइम पे, वो एक्सेप्टेंस था, लेकिन अभी ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस था सोशल लॉ और फ्लैग का, ये ऑफर एक्सेप्टेंस कैंसिल। थोड़ा बिग लेवल पे बात कर रहा हूं, क्या समझ में आ रहा है? छोटा छोटा मैटर पे बातें रोज करते हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे समझाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग कुछ गजब ही बन सको ना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में ये रिवोक कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से। उसमें आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन लगाया गया था, ये आर्टिकल 370 के तहत ये सोशल लॉ, फ्लैग्स वगैरह वो लोग यूज करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी का जो फाउंडर है, ठीक है, जो पहले कांग्रेस था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था एट द टाइम ऑफ 47, आप लोग नाम सुने होंगे कोई कोई, क्योंकि इस तरह का लोगों का नाम ज्यादा बोला नहीं जाता, जानते हो ना, इंडिया में हम लोग को ज्यादा सिखाया नहीं गया, ठीक है। ये इनको भी किस तरह से हटाया गया आपको क्या बताऊं, जैसे सुभाष बोस के साथ हुआ ना, कुछ ऐसा इनके साथ भी हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात कहा था, बोलता है कि एक देश में, कंट्री एक देश में दो विधान, मतलब सोशल रूल अलग अलग जगह के लिए अलग अलग, मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं होता था। एक देश में दो विधान, दो निशान, निशान मतलब समझते हो ना, फ्लैग। एक देश में दो विधान, दो निशान नहीं हो सकता, और दो प्रधान, मतलब इनका चीफ मिनिस्टर या फिर इनका प्राइम मिनिस्टर अलग, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अलग, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। फिर भी हम इसको अपना कंट्री कैसे कहेंगे फिर? अगर एक ही देश है, एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, कैसे बन सकता है? लेकिन इनके आवाज को दबाया गया था कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए, जो बात आज जाके हटाया गया। हाँ, इसके कारण कश्मीरीज के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ भी लोकल जगह में प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि ये इंडिया का पार्ट है, तो उसके लिए जो भी करना चाहिए उनको मदद करना चाहिए, लोकल्स के लिए करना चाहिए। बाकी बहुत मुश्किल का बात है, लेकिन बात आप लोग समझ गए कि रिवोकेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। आई होप कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में समझने के बाद बाकी जो भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लूँ ना, बड़ा छोटा हो जाएगा। बस बता दो क्या ये रिवोकेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है कश्मीर को लेके, जो मैंने बताया आज कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही था कश्मीर के साथ। आई होप कि आप लोग बात को समझ पा रहे हो। थोड़ा हाँ या ना में जवाब देना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये एक बिग लेवल बात था। मैं आज सोच रहा था रिवोकेशंस में रिसेंट में हुआ है, क्या बात करूं आप लोगों से, क्या बात करूं आप लोगों से। फिर मेरे लगा कि कोई सोचेगा कंट्रोवर्शियल मैटर हो सकता है, लेकिन क्या कंट्रोवर्सी, अपने देश में कंट्रोवर्सी क्या? हाँ, कंट्री हमारा तो फिर कंट्रोवर्सी क्या? नो कंट्रोवर्सी। फिर मैं सोचा नहीं, बताना चाहिए। अगर एजुकेशन सेक्टर अगर इतना सोच सोच के एजुकेशन देगा तब उस एजुकेशन का मतलब ही नहीं होता है। इतना सोच के एजुकेशन नहीं होता, एजुकेशन ओपन होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर कोई अगर ऑफर एग्रीमेंट हुआ है, अगर 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो उसके पहले क्या रिवोक हो सकता है? हाँ, डिपेंड करता है ना, वही तो बताऊंगा। देख,
कि 3 साल के पहले रिवोक हो सकता है कि नहीं, कब हो सकता है। आज का क्लास में ही पूरा का पूरा खेल पता चल जाएगा कि कब रिवोक हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें लीगलिटीज क्या होता है, क्या लीगलिटीज नहीं होता है, अभी पता चल जाएगा। सुन पूरा क्लास ध्यान से सुन, फिर लास्ट में मैं सवाल लूंगा, अगर मन में कुछ भी सवाल रहेगा तो। ओके देखो, तो क्या पॉइंट है, ordinarily the offerer can revoke his offer before it is accepted। एक्सेप्ट होने से पहले भी वो अपना ऑफर को मतलब ऑफर कर दिए, एक्सेप्टेंस अभी तक हुआ नहीं है। मानो कि मार्केट में आपने कुछ ऑफर लिया, आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिजनेस करते हो, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आप बिजनेस करते हो, अपना प्रोडक्ट के लिए आपने कुछ मार्केटिंग कर किया, मार्केटिंग ने आपने अचानक से बोला 50% ऑफ, ये भी एक तरह का ऑफर है ना, इसको कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। हाँ, तो आपने ऑफर कर दिया, इन्विटेशन टू ऑफर कर दिया, फिर अचानक से आपको लगा कि अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक आपका ये ऑफर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक्सेप्टेंस से पहले अगर आपको लगता है कि हम इसको रिवोक करेंगे, हाँ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसी के एक्सेप्टेंस से पहले अगर आप रिवोक करना चाहते हो कर लो, ये नॉर्मल बात कर रहा हूं। इफ he does so, that offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer। अगर उसने ऐसा कर दिया तो जो ऑफरी है, मतलब जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, कैनॉट क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द रिवोक्ड ऑफर। और रिवोक, अगर ऑफर रिवोक्ड हो चुका है तो उसको बाद में कोई एक्सेप्ट करके ये वो नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स है बिजनेस लेवल में। द बीडर एट एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन में चीजें सेल होते हुए आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, कोई कोई रियल लाइफ में भी देखे होंगे। ऑक्शन में चीजें सेल होता है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑक्शन हॉल में एक ऑक्शनियर होते हैं जिनके हाथ पे हैमर होता है, ठीक है, वो अपना हैमर ढप 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 करके फॉल करके वो एक्सेप्ट करता है। द बीडर एट एन ऑक्शन सेल में विथड्रॉ रिवोक, मतलब विथड्रॉ मतलब रिवोक कर रहा है हिज बीड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनियर बाय फॉल ऑफ हैमर। मतलब जो ऑक्शन बीडर है, बीड कौन करता है, जो ऑक्शन में पार्ट लिया, मतलब जिसको बेसिकली कुछ बाई करना है। ऑक्शन में एंटिक चीजों का ऑक्शन होता है, आप लोग देखे होंगे। कोई एंटिक प्रोडक्ट है, मानो कि शाहजहां के जमाने का कोई निकल गया, ठीक है, शाहजहां के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट था, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में ऐसा रिच कंट्री नहीं था, मतलब मुगल पीरियड में, मतलब ये शाहजहां ने नहीं बनाया था रे बाबा, ये तो इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, जिसको बोलते उल्टा खत्म किया ये लोग धीरे धीरे, तभी तो इंडिया को गोल्डन बर्ड्स कहा जाता था। तो शाहजहां के टाइम पे कुछ बहुत सारा एंटिक चीजें आज भी मिलता है, तो उसको ऑक्शन किया जा रहा है। तो ऑक्शन में आप भी पार्ट लिए, तो ऑक्शन में वहां पर कुछ चीज का दाम कुछ मतलब शायद उसका दाम 2 करोड़ था और वो गलती से 2 लाख कर दिया, तो उसने ऑक्शन में उस प्रोडक्ट को रखा, फिर उसने ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन में वो कर दिया, लेकिन अभी तक किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसको लग रहा है अरे ये तो गलती से हो गया, तो उससे पहले ही वो अपना हैमर फॉल करके उसको विथड्रॉ कर लिया, कर सकता है। द बीडर एट एन ऑक्शन सेल में विथड्रॉ हिज बीड और ऑफर, मतलब जो बीड कर रहा है दोनों कर सकता है, मतलब ऑक्शनियर भी रिवोक कर सकता है और जो बीड कर रहा है उसको भी लग रहा है कि हैमर तो अभी तक गिरा नहीं है, मतलब अगर ऑक्शनियर ने हैमर दे दिया, अगर तुमको बाद में लगा, मतलब जो बीडर है उसको लग रहा है हे बाबा ये तो 2 करोड़ मेरे लिए भारी पड़ जाएगा, 2 करोड़ मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो क्या किया, वो रिवोक करना चाहता है। तो इसीलिए द बीडर एट एन ऑक्शन सेल में विथड्रॉ रिवोक और हिज बीड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनियर बाय फॉल ऑफ हैमर। लेकिन अगर एक बार हैमर गिर गया ना, तब रिवोक नहीं हो सकता। तब अगर फिर भी अगर तुम बाद में 2 करोड़ नहीं दे सकते तो तुम पे पेनल्टी किया जाएगा, तुम पे केस सू होगा, इवन तुमसे डैमेज भी क्लेम किया जाएगा, एकदम लीगलिटी है। अगर बाद में तुमको लगता है कि नहीं नहीं बाबा मेरे पास तो 2 करोड़ है नहीं, तो दोनों केस में होता है। एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट इज एक्सेप्टेंस इवन दो ही हैड ओरिजिनली एग्रीड टू होल्ड इट open for a definite period of time so long as it is mere offer it can be withdrawn whenever the offerer desires। जब ऑफरर को लगेगा वो इस तरह से कोई भी ऑफर को मार्केट से उठा सकता है। और एक एग्जांपल देखो, क्लैरिटी और आ जाएगा। एक बंदा है जिसने ऑफर किया टू सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन। कॉटन बेल्स मतलब सूता का जो धागा होता है ना, थ्रेड, उसका जो गोल एक बॉल टाइप में होता है, मतलब उसके अंदर वो धागा को रोल किया जाता है, तो वैसे ही एक सूता का रोल है। 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय वाई टिल 6 PM ऑफ दैट डे।
मतलब आज के दिन शाम 6 बजे से पहले ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. बिफोर दैट टाइम X सोल्ड देम टू Z. लेकिन वो बोला था X ऑफर्ड टू सेल 50 bales ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय Y टिल 6 PM, कि मैं शाम तक ये ऑफर को ओपन रखूंगा. लेकिन बिफोर दैट टाइम X क्या किया, ये बंदा, ये इसको कोई अच्छा मिल गया, समझ रहे हो ना, तो वो क्या किया, Z को सेल कर दिया. Y accepted before 6 PM, but after the revocation by X, in this case, it was held that the offer was already revoked. Before that time X sold them to Z, Y accepted before 6 PM. Y ने किया इसको 6 बजे से पहले एक्सेप्ट कर दिया. और X क्या कर रहा था, बिफोर दैट टाइम, मतलब ये 6 बजे से पहले X ने क्या किया था, Z को सेल कर दिया. लेकिन Y ने 6 बजे से पहले एक्सेप्ट किया, बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय X. लेकिन इसमें अगर X ने रिवोकेशन कर दिया, ठीक है, तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक. मतलब ये ऑफर पहले ही हट गया. ये ऑफर जो था, मतलब X ने जैसे ही Z को सेल कर दिया था ना, तो ये ऑफर पहले ही हट गया. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक्ड हो चुका. मतलब X ने जब टाइम के अंदर Z को सेल कर दिया, तो इसका मतलब ऑफर और नहीं है, ऑफर रिवोक्ड हो चुका है. तो अभी रिवोक्ड ऑफर जो ऑलरेडी रिवोक्ड हो चुका है, क्योंकि X के साथ Z का जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, तब Y अभी आउटसाइडर हो गया Y के लिए, और ये ऑफर बचा नहीं है. ठीक है, Y के लिए ये ऑफर और बचा नहीं है. बाद में जब Y आएगा ना, वो एक्सेप्ट 6 बजे से पहले कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एकदम वैलिड हो रहा था. बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय X, क्योंकि X ने तो Z को सेल करके इसका ऑफर को रिवोक कर दिया, वो ऑफर अभी रहा ही नहीं. तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड. मतलब इसका मतलब यही समझा जाएगा कि ऑफर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, अब Y इस ऑफर को नहीं ले सकता. क्या ये पॉइंट समझ में आया, X Z और Y के खेल के बीच में? X Z और यहाँ Y कौन सा हो गया था, आउटसाइडर, क्योंकि X के साथ Z का एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका था. अब ये ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो चुका है. अब Y आके अगर बोलेगा मैंने 6 बजे से पहले आया, मुझे देना पड़ेगा, नहीं बोल सकता, क्योंकि Z भी 6 बजे से पहले आया था. ठीक है, अब कोई बोलेगा कि नहीं Z आया नहीं था, X Z के पास गया था, वो अलग बात. ठीक है, लेकिन Z के साथ बात बन चुका था, तो इसका मतलब यही है कि ऑफर रिवोक हो चुका है. ठीक है, और भी कुछ बिजनेस का केसेस. अच्छा, ये जो बात मैं अभी कहा, ये सेक्शन 5 में कहा गया है. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, and acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. मतलब acceptor जो है वो accept करने से किसी भी वक्त पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है. जैसे ए proposes by a letter, ए ने प्रपोज किया लेटर में, सेंट बाय पोस्ट. पोस्ट मतलब आप लोग जानते हो, इंडिया पोस्ट, टू सेल हिज हाउस टू बी. वो बाय पोस्ट लेटर सेंड किया, किसको, बी को. ए ने बी को लेटर में पोस्ट कर रहा है कि वो अपना घर सेल करना चाहता है. बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट. बी एक्सेप्ट किया और वो भी लेटर में सेंड कर रहा है. ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट when B posts his letter of acceptance, but not afterwards. Whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A, but not afterwards. मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप A ने B को, ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा ट्रिकी है. सुनो एकदम, एक बार सुनो और दिल पे ले लो प्लीज. यहाँ कॉन्सेप्ट बस सिंपल है कि कैसे ऐसा केस में कैसे रिवोक हो सकता है. मतलब अगर ए ने बी को ऑफर किया था ना बाय पोस्ट कि हम तुमको अपना घर बेचना चाहते हैं, तो जब ए ने बी को बोला बाय पोस्ट, मेल करके, मतलब चिट्ठी देके, बी भी ए को बोल रहा है कि हाँ भाई हम तेरा एक्सेप्ट करेगा. लेकिन अगर मानो कि जब बी ए को पोस्टल सेंड कर रहा है, उससे पहले ए को लग रहा है कि भाई नहीं हमको बी को सेल नहीं करना है, तो अगर ए को ऐसा लग रहा है ना, तो वो अगर नॉर्मल पोस्ट था, बाय पोस्ट जो था वो नॉर्मल पोस्ट था,
तो ये एक बी के पास पहुंचने से पहले ये जब बी को दे रहा है ना, इसको थोड़ा इस तरह से देखते हैं, ये जब बी को पोस्ट कर रहा है तो बी के पास पहुंचने से पहले वो चिट्ठी, ठीक है, वो जो लेटर दे रहा था वो लेटर बिफोर बीज एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर, बीज एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर, अगर ए को लग रहा है कि नहीं उसको नहीं बेचना है तो उसको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। सिंपल बात है कि ये पहुंचने से पहले स्पीड पोस्ट कर दो कि भाई नहीं हम तुमको एक चिट्ठी ऑलरेडी भेजे थे जिसमें मैंने बोला था कि मुझे तुमको मेरा घर बेचना है, लेकिन मैं अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें वो घर नहीं बेचना चाहता। ठीक है, तो अगर वो पहले चला जाता है ना, इवन बी अपना चिट्ठी लिखने से पहले, बी अपना एक्सेप्टेंस लिख के ए के पास पहुंचाने से पहले अगर वो ये चिट्ठी ए के पास पहुंचा देता है तो ये स्पीड पोस्ट के तहत अगर तुम बोल देते हो तुम्हारे तरफ ए के तरफ से ये रिवोक हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर बी को एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब बी जब अपना एक्सेप्टेंस डाल रहा है ना, सिंपल कहानी है कि बी ने सोचा कि ठीक है, यस आई वांट टू परचेस, यस आई वांट टू परचेस योर हाउस, आई वांट टू बाय योर हाउस, ठीक है, आई वांट टू बाय योर हाउस, ऐसा बी को जब लगा उसने ए को अपना एक्सेप्टेंस बताया। अब वो भी नॉर्मल पोस्ट किया, बात समझ में आ रहा है ना, बी ने भी नॉर्मल पोस्ट किया, नॉर्मल पोस्ट, ठीक है, लेकिन ये पोस्ट करने के बाद ही उसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो घर लेना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पोस्ट किए थे ना, अगर तुमको सच में नहीं लेना है, क्योंकि अगर एक बार चिट्ठी इसके पास पहुंच गया नॉर्मल पोस्ट में उसके बाद रिवोक नहीं हो सकता, अगर रिवोक करना है तो स्पीड पोस्ट करो, स्पीड पोस्ट करो और ये चिट्ठी से पहले स्पीड पोस्ट करके वो रिवोक वाला चिट्ठी भेजो कि नहीं मैं भेज दिया था कि मुझे एक्सेप्ट करना है बट मैं रिवोक करता हूं। हेलो, समझ में आया? अगर किसी को भी डाउट है, कोई एक जन बताओ, अगर किसी के मन में कोई डाउट चल रहा है कि कैसे रिवोकेशन हुआ, ए ने जब बी को बोला या बी ने जब ए को बोला, मतलब नॉर्मल पोस्ट में सेंड किया था कि भाई तू मेरा घर लेगा, तो बी ने बोला हाँ मैं तेरा घर लूंगा, अगर ऐसा बात हो गया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन रिवोक कब हो सकता है? अगर दोनों एक्सेप्टेंस में है तब रिवोक तो नहीं होगा। लेकिन अगर ए को लग रहा है कि नहीं मुझे अपना घर नहीं बेचना है, तो नॉर्मल पोस्ट को ओवरटेक करके डीटीडीसी कर लो, ठीक है, कोई भी स्पीड कुरियर कर लो, स्पीड कुरियर कुछ भी करके तुमको वो जो लेटर जा रहा था उससे पहले तुम बोलो नहीं आई डोंट वांट टू सेल, आई डोंट वांट टू सेल, मैं रिवोक करता हूं। अगर ऐसा होता है, सिमिलर वे में बी के लिए भी सेम पॉइंट, अगर वो पहले हाँ बोलता है फिर उसके मन में चलता है नहीं अभी तो नहीं पॉसिबल है, फिर तुम स्पीड पोस्ट करो, डीटीडीसी करो, व्हाटएवर स्पीड मोड इज देयर उसको यूज करो और ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक करो। मतलब ए के लिए होगा ऑफर रिवोक करना, ए के लिए होगा ऑफर को रिवोक करना, और बी के लिए क्या होगा? एक्सेप्टेंस को रिवोक करना। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई डाउट है नोट करके रखो, मैं लास्ट में सवाल लूंगा। ये सब छोटा छोटा टेक्निक फॉलो करो। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है ये पर्टिकुलर जगह को लेके कि सर फिर से एक बार बता दो, मैं क्लास के एंड में फिर से बता दूंगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूं। मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में किसी ने अगर सुना नहीं है ठीक से, वो उसका प्रॉब्लम, लेकिन फिर मैं लास्ट में डिस्कशन कर दूंगा। तो ये था रिवोकेशंस के ऊपर कुछ स्पेशल मैटर जो बिजनेस पे नॉर्मली होता है। अच्छा, देखो यहाँ पर एक बात कहा है, एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर दैट ऑफर लैप्सेस और रिवोक्ड। ठीक है, वो ऑफर लैप्स होने से पहले या रिवोक होने से पहले एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज द सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में और इंडिया में रिवोकेशन का ये जो रूल है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का जो रूल है सेम है, बट द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना, ये इंग्लैंड में और इंडिया में थोड़ा अलग है। इंग्लिश पे क्या होता है, अब सवाल उठता है सर इतना सारा कंट्री था, इंग्लिश लॉ कहाँ से आ गया? एक्चुअल में इंडिया का जो ये लॉ है ना, इंडिया का जो ये स्पेशली ये जो प्रोफेशन है, स्पेशली सीए, सीएमए, सीएस, इस तरह का जो कॉमर्स वाला प्रोफेशन बना है, ये ब्रिटिश से ही हम लोग थोड़ा सा कॉपी किए हैं। मतलब 47 के बाद, ठीक है, अंग्रेज चले गए पर उनका मतलब कैरेक्टर छोड़ गए,
ठीक है। तो इसीलिए उनका सिस्टम हम लोग थोड़ा सा फॉलो किए, काफी लॉजिकल है गवर्नमेंट चलाने के लिए करंट सिनारियो में, इसलिए लिया गया है। तो इंग्लिश का एक्सेप्टेंस वाला रिवोकेशन क्या कहता है थोड़ा देख लो, सवाल आता है। English law, the moment a person expresses acceptance of an offer, that moment the contract is concluded. अगर तुमने एक बार बोल दिया कि हाँ, तो उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, एंड सच एन एक्सेप्टेंस बिकम इररिवोकेबल। उसको एक्सेप्टेंस को फिर से वापस नहीं लिया जा सकता, पत्थर की लकीर जैसे मान लो, whether it is made orally or through the post. In Indian law, the position is different as regards contract through post. इंडियन सिस्टम पे अगर बाई पोस्टल कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैटर पोस्टल लेवल में है तो रिवोक करने का मौका है। अगर सामने खड़ा खड़ा एकदम, मतलब एक बंदा इधर खड़ा है और दूसरा बंदा ऐसे करके खड़ा है, ये इसको ऑफर कर रहा है और ये इसको, इसका बात को एक्सेप्ट कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर एकदम आमना सामनी बात हो रहा है ना, तब अगर एक बार कोई एक्सेप्ट कर लिया तो यू कांट चेंज। बट अगर बात आमना सामनी नहीं है, बात अगर पोस्टल मोड पे है, ठीक है, तो इंडिया में रिवोक करने का मौका है, जो इंग्लैंड में पोस्टल सिस्टम पे भी रिवोक करने का कोई मौका नहीं है। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या ये जो डिफरेंस था समझ में आया इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ का बीच में जो रिवोकेशंस का? बताना प्लीज, ये अच्छा पॉइंट था, इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था पॉइंट। हाँ सर। ओके, अच्छा, अच्छा, contract through post as acceptance in English law cannot be revoked, so that once the letter of acceptance is properly posted in the contract is concluded. In Indian law, the acceptor or can revoke his acceptance anytime before the letter of acceptance reaches the offerer. If the revocation telegram arrives before or at the same time with the letter of acceptance, the revocation is absolute. ये इंग्लिश लॉ कह रहा है, सिंपल जो बात हम लोग अभी कर रहे थे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन के केस में क्या है एक बार देख लेते हैं। टेलीफोनिक भी होता है ना, आजकल तो ये ज्यादा होता है, टेलीफोनिक या मोबाइल के थ्रू से। A contract can be made over telephone. The rules regarding offer and acceptance as well as their communication by telephone or telex are the same as for the contract made by the mutual meeting of the parties. जैसे नॉर्मल म्यूचुअल मीटिंग्स में होते हैं, टेलीफोनिक या टेलेक्स के सिस्टम में भी हो तो उसी को ऐसा ही माना जाएगा। The contract is formed as soon as the offer is accepted, but the offeree must make it sure that his acceptance is received by the offerer, otherwise there will be no contract. मतलब जिसको ऑफर किया गया, मतलब ये श्योर होना चाहिए कि भाई तुमने टेलीफोन में जिसके साथ बात किया वो वही है ना, मतलब किसी और ने किसी का गला बना के अगर बात किया, अगर ये श्योरिटी तुम्हें नहीं है, तब शायद ये कम्युनिकेशन का गैप माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम फोन में जैसे मानो कि ऐसा होता है कि तुमको लगा कि तुम उससे बात कर रहे हो, लेकिन बाद में पता चला यार वो नहीं था, उनका माँ था, ठीक है, या तुमको लग रहा था कि वो बात कर रहे लेकिन वो नहीं था, उसका पापा था, ठीक है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। या फिर जैसे मेरे होता था कि मेरा दो फ्रेंड थी, लड़की थी, तो मैं कभी कभी मतलब वो लोग बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं उनको जब फोन करता था ना तो कौन उठाता था मुझे समझ में नहीं आता। एक्चुअली मैम के केस में था, मैम का बेस्ट फ्रेंड का आवाज और मैम का आवाज एकदम सेम लगता था। तो कभी कभी वो लोग मेरे साथ ना, मतलब वो बोलता था कि हाँ हाँ करता था, मैं हाँ मैं बात करता रहता था, मैं सोचता था कि उल्टा साइड में मैम ही है, तो ऐसा हो जाता था। तो ये आप लोग इस तरह का केस में हम लोग को संभाल के तो ऑफर एक्सेप्टेंस करना चाहिए, ठीक है। So this acceptance is received by the offerer, otherwise there will be no contract as communication of acceptance is not complete. If telephone unexpectedly goes dead during conversation, हो सकता है, ठीक है, इंटरनेट ने मतलब नेट रिलेटेड मैटर है, तो अगर अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कुछ होता है, the acceptor must confirm again that the words of acceptance were duly heard by the offerer, ठीक है। हो सकता है तो उस टाइम पे अगर फोन डेड भी है ना तो वो प्रूव हो जाता है। तो अगर ऐसा बात है तो फिर भी प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ फिर से वो वर्ड फिर से एक्सेप्टेंस में बदलना पड़ेगा। तो टेलीफोनिक सिस्टम जो है वो नॉर्मल जो हम लोग म्यूचुअल में अंडरस्टैंडिंग करके ऑफर एक्सेप्टेंस करते हैं उसी पॉइंट पे इसको लिया जाता है। सिर्फ पोस्टल वाला केस में थोड़ा सा अलग होता है, पोस्टल के केस में रिवोक करने का अलग मौका होता है। बस टेलीफोनिक केस में श्योरिटी चाहिए होता है कि तुम जिसको एक्सेप्ट ऑफर एक्सेप्टेंस जिन दोनों के बीच में हो रहा है वो एक दूसरे को एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। तो ये था थोड़ा टेलीफोनिक सिस्टम के केस में थोड़ा कुछ पॉइंट्स था जो याद रखना चाहिए।
रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, व्हेन प्रपोजल इज मेड द प्रपोजर may not wait indefinitely for its acceptance. The offer can be revoked. The offer can be revoked otherwise than by communication or sometime by lapse. कैसे हो सकता है? देखो कि कभी कभी लैप्स भी हो जाता है। जैसे मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, कैसे कैसे मोड होता है जो रिवोकेशन हो सकता है। एक बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, आप रिवोकेशन का नोटिस दे दो। जैसे रिसेंटली एक ऑफर चल रहा है, जैसे सीए इंस्टीट्यूट का ऑफर चल रहा है, सीए एंड सीएस दोनों इंस्टीट्यूट का ऑफर चल रहा है कि जो लोग चाहे फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, इंटर हो, फाइनल का हो, ऑफर क्या चल रहा है कि ऑप्ट आउट का ऑफर चल रहा है कि अगर आप एग्जाम दे ही दोगे, ठीक है, एकदम रिसेंट आप लोगों के लिए एकदम रेलिवेंट है, अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, सीए एंड सीएस ने ऐसा लाया है, स्पेशली पहले सीए लाया, उसके बाद अभी सीएस ने भी लाया। सीएस का डेट अभी भी है, सीए का अभी थोड़ा एक्सटेंड करने का बात चल रहा है, आई थिंक एक्सटेंड किया भी है। ऑप्ट आउट का ऑप्शन था 17 जून से लेके 20 जून का सीए के लिए, कि अगर कोई एग्जाम इस मई ये जून का जो एग्जाम था, जो जुलाई में होने वाला था या अगस्त में होने वाला था या होने वाला है, अगर कोई जून जुलाई में एग्जाम नहीं देना चाहेगा तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है। उसका एग्जामिनेशन फीस अगला मतलब जो नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम है उसके साथ कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और ये जो टर्म होता है, मतलब जो फाउंडेशन का जो टर्म होता है ना, फाउंडेशन इंटरमीडिएट का, जैसे एक बार रजिस्टर करने में आप 4 बार 5 बार 6 बार दे सकते हो, तो वो टर्म काउंट नहीं होगा। इसका मतलब सेम है कि अगर किसी का एग्जाम जुलाई में था या होगा, अगर उसको लगता है कि वो जुलाई में अपियर इस बार नहीं कर सकता क्योंकि सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है, आउटसाइड का सिचुएशन इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्ट आउट फैसिलिटी चूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऑप्ट आउट मतलब आप एग्जाम नहीं दोगे, लेकिन आपका एग्जाम फीस जो है वो एग्जाम फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और टर्म भी काउंट नहीं होगा। मतलब अगर आप नवंबर में भी एग्जाम दोगे ना, नवंबर दिसंबर में, तो माना जाएगा कि आपने मई जून में ही एग्जाम क्लियर किया है, ऐसा माना जाएगा फॉर द सेफ्टी पर्पस। लेकिन ऐसा भी है, अगर कोई देना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि नहीं आई एम फुल्ली सेफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम देने जाने में, तो वो जाके दे सकता है। इंस्टीट्यूट कोशिश करेगा, जो भी एग्जाम देगा उसके लिए एग्जाम कॉन्डक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट रेडी है। अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला, फिर भी इंस्टीट्यूट ने नीचे कंडीशन दिया कि फिर भी इंस्टीट्यूट बोला कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस इज इंपॉर्टेंट, जुलाई के स्टार्टिंग में देखा जाएगा। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ सिचुएशन इज ओके टू टेक द एग्जामिनेशंस, तब इंस्टीट्यूट ने बोला कि फिर ठीक है एग्जाम ले सकता है। मतलब स्टिल अनश्योर्ड, ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा जुलाई में पता चलेगा। फिर भी ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने दे के रखा। अगर मानो जैसे अभी सीए का रिवोक कर चुका है कि सीए का और ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं है, अगर एक्सटेंड किया तो अलग बात, लेकिन अगर आप एक्सटेंड नहीं किया तो सीए ने ऑप्ट आउट का रिवोक कर चुका। अगर ये टाइम बीत गया, अगर बाद में किसी को ये एक्सेप्टेंस करने का मौका नहीं मिलेगा। एकदम रिसेंट रिवोक का सिस्टम है जो इंस्टीट्यूट के साथ, करंट प्रेजेंट स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। अगर एक्सेप्ट 17 से 20 के अंदर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ये ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं है। वो एग्जाम अगर ना भी देता है, ठीक है, तो भी उसका वो काउंट भी हो जाएगा और एग्जाम फीस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सिंपल बात है। सीएस के केस में फॉर सीएस स्टूडेंट्स, चाहे जो भी आप लोग हो, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल्स, सीएस के केस में क्या बोला, सीएस के केस में ऑप्ट आउट का ऑप्शन 20 से लेके 30 तारीख तक, इस मंथ का जून तक अभी चलेगा। उस सेम कंडीशन जैसे सीए ने कहा। सीए ने अभी तक तो ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं दिया। आई होप ये भी देगा आगे आगे। ये या तो एग्जाम लेगा ही नहीं, ऑप्ट आउट वगैरह का कुछ ऑप्शन अभी तक मुझे नहीं लगता कुछ देगा बोल के, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये ऑप्ट आउट के बारे में कुछ बोलेगा बोल के मुझे अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। तो जो भी हो, तो ये भी एक रिवोकेशन का सिस्टम है, ठीक है। जैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप का जब टाइम होता है, एग्जाम फॉर्म फिलअप का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, अगर आप उस टाइम के अंदर आग नहीं करते हो तो टाइम लैप्स के बाद वो क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है ना। कि अगर टाइम दे दिया कि भाई 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक फॉर्म फिलअप चलेगा, आपने फॉर्म फिलअप 16 तारीख को आपको याद आया कि भाई फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन तब तक तो टाइम लैप्स हो चुका है ना। इसका मतलब वो ऑफर रिवोक हो चुका है, ऑफर, एग्जाम का ऑफर रिवोक हो चुका है, अब आपको वो नहीं मिलेगा। ये सब हमारे डेली लाइफ में होता रहता है, तो कोई नया बात नहीं है। ये एग्जाम फॉर्म फिलअप वगैरह में कोई नया बात नहीं है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज अ वेरी नेचुरल थिंग जो हम लोगों के साथ
काफी बार होता है। तो बाय लैप्स ऑफ टाइम के कारण हो सकता है, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नोटिस देके भी हो सकता है कि हम लोगों ने रिवोक कर लिया, नोटिस दे दो। लैप्स ऑफ टाइम, ये केस हुआ था, द टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप्स इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एंड वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड देन विद इन रीजनेबल टाइम। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं है ना तो उसका एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो उसका एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना बात को आप लोग? रीजनेबल टाइम क्या होता है? हर चीज का एक रीजनेबल टाइम होता है। ये रीजनेबल टाइम भी समझाना पड़ेगा सबको। रीजनेबल टाइम जैसे मानो एक सिंपल सा बात कहते हैं, आप लोग रीजनेबल टाइम का एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। रीजनेबल टाइम इन द सेंस, आपने किसी को मतलब मानो कि एक लड़का एक लड़की को बोला कि मुझे जॉब मिला है, थोड़ा सा मतलब एकदम आप लोग जैसे बच्चा नहीं है, थोड़ा 25-26 की उम्र में पहुंच गया, तो लड़का जो है उसको नौकरी लगा है, लड़का जो है उसको नौकरी लगा है, तो लड़का नौकरी करने के लिए बैंगलोर चला गया। कहाँ चला गया? बैंगलोर चला गया। अब लड़का नौकरी करने के लिए बैंगलोर चला गया और लड़की को बोला कि आप वेट करना मेरे लिए, मैं आऊंगा। मैरिज का वादा करके गया है, ठीक है, मैं आऊंगा, 1 साल नौकरी करके मैं मैरिज का वादा किया, मैं वहां पर बैंगलोर में फ्लैट लेंगे, ठीक है, वहां थोड़ा देख लेंगे, फिर आके तुमसे शादी करके लेके जाएंगे, ठीक है, मैरिज का प्रॉमिस करके लेके गया। लेकिन बंदा गया, मतलब द बॉय वाज गन एंड गन गन अगर नेवर कम मतलब वो जो बैंगलोर गया और आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्या लड़की को अभी भी वेट करना चाहिए? नहीं, आएगा मेरा करण अर्जुन आएगा, ऐसा करके। हाँ, माँ होता तो वेट कर लेता, माँ का पेशेंस कुछ और ही होता है, ठीक है, वो करण अर्जुन के लिए कर ही सकता है। क्या सच में लड़की करेंगे? ऐसा लड़की आजकल मतलब मिलना मुश्किल है, और ऐसा लड़का भी कहाँ मिलता है। जो भी हो, नो कम्युनिकेशन, तो ये लैप्स ऑफ टाइम है। एक समझने का कोशिश करो रीजनेबल टाइम क्या होता है। तो अगर रिलेशनशिप के केस में आपको समझ में आ रहा है कि रीजनेबल टाइम क्या है, तो फिर आप ऑब्वियसली बिजनेस के केस में भी समझ जाओगे ना। बिजनेस में थोड़ा टाइम और कम होगा, ये तो 2-3 साल का केस होगा ही नहीं। हाँ, एक बिजनेस का ऑफर हार्डली 1 मंथ, 2 मंथ, हाँ, जोर से जोर 6 मंथ्स का ऑफर एक्सेप्टेंस का केस हो सकता है। अगर 6 महीने में भी आपने बिजनेस का ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं किया तो रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं हुआ। ये बिजनेस के मतलब कौन सा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक अच्छा बात करते हैं, चलो आप लोग मिल्क इंडस्ट्री के बारे में तो जानते होंगे। हाँ, कितना सारा मिल्क हाँ इंडस्ट्री सर। है हमारे कंट्री में। मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली बनता है, जो डेली बनता है। एक फेमस का नाम तो लेना ही चाहिए, मिल्क का बात होता है तो इनका नाम बिना मिल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अमूल जो दूध बनाते हैं, ठीक है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, स्पेशली मैं मिल्क का बात कर रहा हूँ, जो डेली का डेली सेल होना चाहिए। अब ये जो मिल्क है, जिसको ये जो वेंडर है इसका, मतलब जो इससे दूध लेके मार्केट में सेल करेगा, वो क्या बोलेगा, भाई दूध तू गाय से जितना लेना है ले ले, मैं 1 महीना बाद आता हूँ। मतलब वेंडर बोल रहा है 1 मंथ आफ्टर मैं तेरा दूध एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, अमूल उस वेंडर को थप्पड़ नहीं लगाएगा, बोले क्या बिजनेस करने आया या फिर बदमाशी करने आया? 1 डे का डील है ये। रीजनेबल टाइम समझ में आ रहा है? व्हाट आई वांट टू मेन, मैं ये मीन करना चाह रहा हूँ कि रीजनेबल टाइम किसी के मन में चल रहा था, सर रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है? हाँ, थोड़ा बता तो दो भाई। अमूल के केस में, दूध के केस में रीजनेबल टाइम तो 1 दिन है, 1 दिन भी नहीं, 12 घंटा। सुबह का मतलब अगर मतलब सुबह दूध लिया जाए गाय से, अगर किसी ने देखा है कि गाय से किस तरह से दूध लिया जाता है और उस दूध को कैसे स्टोर किया जा सकता है, तो सुबह का दूध आपको शाम तक दे देना चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो वो कट जाएगा, फट जाएगा, जो भी नाम देते हो आप लोग। तो ये मतलब इस तरह का एक गुड्स है ये। फिर फ्रूट्स के केस में, फ्रूट्स के केस में कितना दिन, जोर से जोर 1 वीक। केला होगा तो वो भी नहीं रहेगा, हाँ, केला और जल्दी जल्दी सड़ जाएगा। एप्पल वगैरह हो थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ता का बाद चल सकता है, क्योंकि एप्पल वगैरह थोड़ा ज्यादा दिन स्टोर कर सकते हैं, इसके रेस्टोरेशन पावर रहता है स्टोर करने का। तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर फ्रूट्स का डील हो तो बात अलग, अगर मिल्क का डील हो तो बात अलग। रीजनेबल टाइम बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। अगर उसके बीच में डील नहीं करते हो तो रिवोक, सिंपल कहने का मतलब है।
क्या रीजनेबल टाइम क्लियर है? क्या हाँ रीजनेबल सर। टाइम क्लियर है? हाँ Okay. सर हाँ क्लियर है। सर। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर लॉ ने ये तो नहीं बताया रीजनेबल टाइम क्या होता है। हाँ मतलब ये बहुत लोगों के मन में चलता होगा कि रीजनेबल टाइम बोला है, ये नहीं बोला कि क्या रीजनेबल टाइम है। अरे भाई लाखों टाइप ऑफ बिजनेस है। हाँ हर तरह का बिजनेस का हर तरह का रीजनेबल सिस्टम। हाँ तो हम लोग किसी के साथ किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकते, इसलिए लॉ ने एक अच्छा लैंग्वेज यूज किया रीजनेबल। जब कोर्ट में केस होगा ना तो वो भी बोलेगा कि रीजनेबल क्या है, वो डिपेंड करता है कास्ट टू कास्ट, एरिया टू एरिया, ठीक है, डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा वर्ड यूज करता है लॉ। Okay, this is for the reason that proposer should not be made to wait indefinitely. It was held in Ramsgate Victoria Hotel Company versus Montefiore 1866 का केस है that a person who applied for shares in June was not bound by an allotment made in November. अच्छा ये शेयर का केस था, मतलब ये 1866 में मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड या अमेरिका का केस होगा, ठीक है, इंग्लैंड का एक केस होगा कि एक शेयर ऑफर किया गया था राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टीफेयर के बीच में। द पर्सन हु अप्लाइड फॉर शेयर, वो कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया जून महीने में, वाज नॉट बाउंड बाय एन अलॉटमेंट मेड इन नवंबर। वो शेयर के लिए अप्लाई किया था जून में, लेकिन कंपनी अलॉट कर रहा है शेयर को नवंबर में। तो मतलब जून में ऑफर किया था, नवंबर में कंपनी अलॉट कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि कंपनी मतलब वो अलॉटमेंट के लिए वो उस पर एप्लीकेशन डाले। कंपनी अभी अलॉटमेंट कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ना भी कर सकते, टाइमलेस भी बोल सकते हैं, तो वो रिवोक कर ही सकता है। सुनना हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था? ओके ठीक है, मैं लास्ट में सवाल ले लूंगा, डोंट वरी। ऐसा सेम केस बाद में हुआ था। द डिसीजन वाज आल्सो फॉलोड इन इंडिया कोऑपरेटिव नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस पदमसी प्रेम जी, ठीक है, पदमसी प्रेम जी के बीच में हुआ था, सेम ऐसा ही कंपनी रिलेटेड मैटर हुआ था। हाउएवर ये जो शेयर का केस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा पुराना बातें था, लेकिन करेंटली जो शेयर के मैटर में बातें चलता है एज पर कंपनीज एक्ट चलता है, जो एकदम न्यू है। जो लोग CA CMA एंड CSE इंटरमीडिएट में हो, इनको तो कंपनीज एक्ट में डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, और फाउंडेशन के स्टूडेंट के बीच में सिर्फ CA फाउंडेशन एंड अभी जो CS का जो न्यू है CSET के लिए जो लोग रेडी हो रहे हो, उनको कंपनी लॉ का बेसिक आइडिया जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर मैं जरूर बात करूंगा ये सब शेयर्स अलॉटमेंट वगैरह के बारे में, लेकिन फिलहाल मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया। जो लोग CA एंड CMA CS फाउंडेशन के लिए भी ये कंपनी लॉ है, मैं भूल गया था, CS फाउंडेशन में जो लोग हो उनके लिए भी है। ओके However, this decision now will have no relevance in the context of allotment of shares since companies 2013 have several provisions specifically covering these issues. अलग अलग है, तो ये कहानी जो है ये आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है, लेकिन लैप्स ऑफ टाइम के केस में ये शेयर वाला केस बड़ा फेमस हुआ था। एक राम्सगेट विक्टोरिया होटल के बीच में मॉन्टीफेयर के साथ, और एक इंडिया में हुआ था इंडिया कोऑपरेटिव नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस पैदामसी प्रेम जी के बीच में, ठीक है। तो अलग अलग केसेस हुआ है, तभी जाके धीरे धीरे लॉ में डेवलपमेंट आया है। रातों रात कोई भी लॉ डेवलप नहीं कर सकता, समय लगता है, केसेस बनता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तब उसमें केस बनता है, फिर उस केस से कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाता है, उसके बाद जाके लॉ बनता है। आप लोग जो लोग सोचते हो ना लॉ है, कोई लॉ को डरते हो, कोई लॉ को थ्योरी समझते हो, इतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो लोग थ्योरी सोच के समझ रहे हो कि इतना पढ़ना पड़ेगा, उनको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप इसको थ्योरी सोच रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, यू आर द नंबर 1 इडियट, ठीक है। और अगर किसी को डर लग रहा है कि नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इतना कैसे पढ़े, उनको मैं बोलूं कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को काफी ज्यादा आपको मतलब हेल्प करेगा। तो प्लीज आपको रियलिटी के साथ एक कनेक्ट कराएगा, बिजनेस सिनेरियो के साथ कनेक्ट कराएगा, तो प्लीज आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ समझा करो। ओके, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ये केस देखो, where the acceptor fails to fulfill a condition precedent to acceptance, the proposal gets revoked. भाई ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है, ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है, समझा करो, हाँ ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये है अपना ऑफरर, मेरा
कार्टून थोड़ा गजब का देखने में होता है, आई नो इट। मतलब किधर हाथ है किधर पैर है मुझे भी नहीं समझ में आता, बट आप लोग समझ जाते हो, आई अंडरस्टैंड। ओके, ये एक्सेप्टर है, इस पे बाल आ गया, एक्सेप्ट करने के टाइम पे इसके सर पे सेंटर शॉक खा लिया और इसके सर पे बाल आ गया, ठीक है। और ये मेरे जैसा है, थोड़ा सर पे थोड़ा कम कम बाल है, ठीक है। ओके, इतना भी नहीं है मेरा, हंसना मत आप लोग। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो ऑफर जो कर रहे हैं वो कौन है? ऑफरर। और ये कौन है? ऑफरी या एक्सेप्टर जो है, ठीक है। अब ऑफर जो कर रहे हैं, कंडीशन इसी का होगा ना कि भाई प्रोडक्ट इसका, सर्विस इसका, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो प्रोडक्ट इसका, तो कंडीशन भी इसी का होना चाहिए। तो ये जिस कंडीशन में ऑफर कर रहा है, तुम्हें अगर एक्सेप्ट करना है तो इनका कंडीशंस को मानते हुए करो। अगर हाँ है कंडीशन तो ओके, अगर कंडीशन ना है तो ये ऑफर रिवोक कर सकता है। सिंपल बात है, जो ऑफर करेगा उसका कंडीशन आ सकता है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं दिस प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है, इज लेड डाउन इन सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। द ऑफरर फॉर इंस्टेंस में इम्पोज सर्टेन कंडीशंस सच एज एग्जीक्यूटिंग अ सर्टेन डॉक्यूमेंट और डिपॉजिटिंग सर्टेन अमाउंट एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी मतलब क्या होता है जानते हो? जिसको हम लोग आजकल बड़ा, जैसे आज जो लोग रेंट वगैरह लेते हैं ना, उनको ये सिक्योरिटी मनी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, सिक्योरिटी मनी। अगर आप बिजनेस डील करोगे तो उस पर सिक्योरिटी नहीं बोलता, बोलता है अर्नेस्ट मनी, मतलब जो आर्ली दिया जाता है। फेलियर टू सेटिस्फाई एनी कंडीशन विल रिजल्ट इन लैप्स ऑफ द प्रपोजल। As stated, earlier condition precedent to acceptance prevents an obligation from coming into existence until the condition is satisfied. Suppose where A proposes to sell his house to B for rupees 5 lakh, provided B leases his land to A. अगर बदले में वो अपना जमीन उसको लीज में दे, इफ बी रिफ्यूजेस टू लीज द लैंड, द ऑफर ऑफ ए इज रिवोक्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने शर्त लगाया था, ठीक है मैं अपना घर तुम्हें 5 लाख में दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें तुम्हारा जमीन, मुझे जमीन लीज देना पड़ेगा। अगर ऑफर ए की तरफ से था, अगर बी को पसंद है ऑफर तो ऑफर होगा, अगर नहीं पसंद है तो ए अपना ऑफर रिवोक कर सकता है, ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगा। अगर उसको ये कंडीशन मंजूर नहीं है कि नहीं मैं अपना लैंड क्यों लीज में दूं, तो ऑटोमेटिकली ये ऑफर रिवोक हो जाएगा। सिंपल है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस रखने से पहले जो भी कंडीशन या शर्त रखा जाता है वो शर्त फुलफिल होना जरूरी है। जैसे शादी से पहले कंडीशन हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत देखा जाता है ना। हाँ, कोई बोलेगा सर मॉडर्न में नहीं होता, लेकिन आजकल तो और ज्यादा हो रहा है, ठीक है। शादी से पहले कि लड़की के घर के तरफ से बहुत सारा मतलब कंडीशन रखा जाता है लड़का के घर से कि मेरा बेटी खाना नहीं पका सकती, उसको कभी खाना बनाना ना दिया जाए। फिर लड़की को बोला जाता है कि इसको महीने में एक बार मूवी दिखाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा सिली बहुत सारा कंडीशन चलता है। फिर एक ब्रोकरी वाला बात भी होता है, दहेज भी चलता है। हाँ, दहेज इलीगल है, एकदम फुल्ली इलीगल है, लेकिन कोई केस नहीं करता क्योंकि बच्चे का फ्यूचर का मामला है, इज्जत का मामला है, लेकिन दहेज चलता है। आजकल तो दहेज में कुछ नहीं मांगता, और कुछ नहीं मांगता मतलब सब कुछ मांग लिया। मतलब क्या बताऊं, छोड़ो जो भी हो। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। तो कंडीशन के थ्रू से कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज नॉट अ बिजनेस। मैं बार बार मैरिज को इसलिए लाता हूँ क्योंकि ये आजकल एक बिजनेस में बदल गया है, ठीक है। वो डॉली की डोली देखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। सोनम कपूर का स्टोरी बड़ा अच्छा है। लुटेरी दुल्हन, ओके। डेथ और इंसैनिटी, डेथ और इंसैनिटी, अगर किसी का देहांत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑफर या एक्सेप्टेंस जो भी हो रिवोक तो हो ही जाएगा ना। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रोपोजर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, जैसे ही उसको पता चलता है कि वो गुजर गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। जैसे रिसेंटली एक बहुत ही दुखद बात हुआ है, हम सभी जानते हैं, मैं उस पर जरूर एक बार गौर करूंगा। रिमेम्बर तो नहीं करना चाहिए इस तरह से, लेकिन फिर भी अच्छे एक्टर थे। आई होप आप लोग समझ गए ऑलरेडी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर इंसैनिटी का मतलब? इंसैनिटी का मतलब वही है कि मतलब या तो उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, मतलब डेथ और इंसैनिटी मतलब वो अभी किसी कंडीशन में नहीं है एक्सेप्ट करने का। डेथ होने के बाद तो यही होता है ना कि वो किसी कंडीशन में नहीं रहता है, ठीक है।
एग्जैक्टली इंसैनिटी का मतलब थोड़ा गूगल कर ले, लेकिन इसका मतलब नॉर्मल मतलब यही है। कोई बाहर चला गया क्या? बात समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, एक सेकेंड वेट। तो जो भी हो, क्या बात कर रहे थे? डेथ और इंसैनिटी पे बात हो रहा था ना। डेथ और इंसैनिटी में, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रोपोजल वुड रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ द प्रोपोजल बट ओनली इन द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। इंसैनिटी को कुछ इस तरह से समझ सकते हो, मतलब जैसे मानो कि एकदम पूरा पागल हो गया, मतलब वो मरा नहीं है पर मरने के कगार में है, या फिर वो कभी ऐसा हालत में ही नहीं है जो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर वो आईसीयू में है, मरा नहीं आईसीयू में है, ऐसा सिचुएशंस में है, ठीक है। तो मानो कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है, तब वो इंसैनिटी वाला सिचुएशन आ जाता है। एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा फाइंड आउट कर लेना। जैसे सुशांत सिंह का बहुत सारा मूवी वगैरह होने वाला था, जो वो लोग वो बोल के गया था, लेकिन अगर वो अभी गुजर गए इस तरह से अचानक से, तो क्या वो मूवी बन सकता है? ऑब्वियसली वो रिवोक हो जाएगा, सिंपल कहना है। बाय काउंटर ऑफर, ये तो नॉर्मली हम पहले भी बात कर चुके हैं। काउंटर ऑफर मतलब क्या? हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट में जाके हम लोग बार्गेन करते हैं ना बार्गेन। तो जैसे हम लोग बार्गेन करते हैं, बार्गेन में क्या करता है, अगर मार्केट में जो दुकानदार है वो अगर बोलता है कि 100 रुपया, तो हम क्या दाम लगाते हैं? भैया 100 नहीं 90 लगा दो। फिर तुम 90 बोलते हो, फिर वो बोलते हैं नहीं 95 कर दो, फिर तुम और कम करके बोलते हो नहीं भैया आप 85 से एक कम नहीं देंगे। तो जैसे अब 100 का ऑफर किया था, आपने 90 बोला था ना, तो पुराना ऑफर खत्म हो गया था पुराना ऑफर रिवोक हो चुका है, अब न्यू ऑफर 90 है जो तुम्हारे तरफ से है। तो पहले 100 रिवोक किया आपने, फिर उसने 90 को रिवोक करके 95 बोला, तो ये एक न्यू ऑफर चालू हो गया, तब 90 रिवोक हो चुका, कैंसिल हो चुका। फिर जब आपने 85 बोला ना, तो उसका जो 95 था वो रिवोक हो चुका, अब 85 न्यू ऑफर। तो जैसे ही बार्गेन होता है, काउंटर ऑफर इसीलिए बोल रहा है, काउंटर एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। हाँ, जैसे चाइना के साथ इंडिया काउंटर कर रहा है ना, तुम एक मारेगा हम 2 मारेगा, तुम 2 मारेगा हम 3 मारेगा। इसी तरह से जैसे ही काउंटर ऑफर चल रहा है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली ये रिवोक हो जाता है। बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड यूजुअल मोड, मतलब जिस तरह से बोला गया था, अगर उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो भी रिवोक हो जाएगा। बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, अगर किसी कारण से जिस मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो अगर सरकार ने इलीगल बोल दिया, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस मैटर पे होने वाला था वो अगर गवर्नमेंट ने इलीगल बोल दिया, तो ऑब्वियसली वो रिवोक्ड हो चुका। जैसे मार्केट में बार बार बात हो रहा था ना, टिकटॉक बैन कर दिया जाएगा, लेकिन टिकटॉक अगर बैन कर देगा, लेकिन अभी तक बैन हुआ नहीं है, बात बैन होने का बात हुआ, बीच में 2 दिन कुछ दिन के लिए कुछ कैंसिलेशन भी लगा था, फिर से टिकटॉक आ गया। अगर बाद में मानो कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक टोटली बैन कर दिया, लेकिन फिर भी किसी ने चोरी छुपे साइबर क्राइम करके टिकटॉक को चला रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अभी इलीगल तो है नहीं टिकटॉक, लेकिन बाद में वो सब्सिक्वेंटली इलीगल बन गया, फिर उसके बाद टिकटॉक करना क्या हो जाएगा? वो रिवोक्ड हो चुका है, तो उस पर काम नहीं कर सकते, उस पर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये था रिवोकेशंस का पूरा डिटेल्स, पूरा रिवोकेशंस को एकदम छान मार दिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को रिवोकेशंस पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट का ना A to Z बेसिक्स हर एक पॉइंट क्लियर है। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स नहीं जानना है, अगर उसको लगता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का इतना ही जानूं, तो वो इतना तो जरूर जान गया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। लेकिन हाँ, फॉर द बेटर रिजल्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक एक चैप्टर को डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे यही आइडिया जरूर था, तो इसमें भी हम लोगों ने काफी डिटेल्स में बात किया। लेकिन आगे आगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक एक चैप्टर को भी डिटेल्स में बात करेंगे, जिसमें और भी डिटेल्स, अगर गुड रिजल्ट चाहिए, ठीक है, गुड नॉलेज चाहिए एंड गुड रिजल्ट चाहिए, तो डिटेल्स जानना जरूरी है। लेकिन सिर्फ पास आउट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन 9 मिनट के लिए, तो ये चैप्टर में काफी अच्छा से रिविजन हो गया टोटल कॉन्ट्रैक्ट में। जो लोग सिर्फ रिविजन से आते थे उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट काफी हो गया। अच्छा, ये चैप्टर को रिविजन करो, समरी दिया हुआ है कंप्लीटली। उसके बाद नीचे समरी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू मॉडल में, एमसीक्यू सॉल्व करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, जो लोग थ्योरेटिकली प्रैक्टिस करना चाहते हो, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस को देखो,
स्पेशली जो लोग इंटरमीडिएट लेवल में हो उनका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब जो लिखा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो लोग सीएमए फाउंडेशंस में हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए वो भी थ्योरेटिकल दे सकते हो लेकिन आपके लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ज्यादा एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं एक अलग मैट दूंगा आप लोगों को, उसमें मैं डिटेल्स और भी बहुत सारा एक एक चैप्टर में कम से कम 100 200 क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों को मैट प्रोवाइड करूंगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन लोगों को एमसीक्यू का मैटर है, अच्छा रिजल्ट करना है एमसीक्यू में, उनको मैं प्रोवाइड करूंगा मैट, ठीक है, एमसीक्यू डिटेल्स के साथ, तो उनके लिए कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर रिविजन करने के लिए ये तो काफी है, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस पार्ट में जाऊंगा जिसमें एक एक बातें जैसे कि कंसिडरेशन में बात होगा, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बातें होंगे, काफी सारा मैटर है। मैं आज सोचा था आज ही करूंगा लेकिन आज नहीं करूंगा, आप लोग पागल हो जाओगे फिर। तो मैं आज तो इतना ही बताऊंगा, मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, अगर किसी को कुछ भी मन में सवाल है आप कर सकते हो। एक सेकेंड।